Hello everyone, you are welcome to SRS classes. Today we will start with new unit solutions. आज बेटा हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस। इस यूनिट के अंदर जो डिस्कशन होना है वो विल बी एंटायरली बेस्ड ऑन सॉल्यूट। ये जो पूरी यूनिट है ये सारे के सारे यूनिट सॉल्यूट पर बेस्ड है। सॉल्यूशन एज यू नो इज फाउंड बाय टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट होते हैं जिसमें से एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। तो जो भी बातें चलेंगी इस यूनिट के अंदर सॉल्यूशन को लेकर के दे विल बी ऑल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू सॉल्यूट। सॉल्यूट को लेकर के बातें चल रही है इस चैप्टर की। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात यही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार बात करते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two components. दो या दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिल जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन के नाम से बोलेंगे। इनके अंदर जो दो कंपोनेंट मिक्स हो रहे हैं उसमें जो वर्ड यूज होते हैं दे आर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन इज फाउंड बाय दिस टू कंपोनेंट। एक सॉल्यूशन जो होगा उसमें दो कंपोनेंट मिलेंगे आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? कंपोनेंट विच इज फाउंड इन मिनिमम अमाउंट, मिनिमम क्वांटिटी। जो सॉल्यूट कम अमाउंट में सॉल्यूशन में पाया जाता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। लेस अमाउंट भी आप इसको कह सकते हो, मिनिमम अमाउंट के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज की अमाउंट कम होगी वो किसका काम करेगा? सॉल्यूट का काम करेगा। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट बी और इंटीजर 2। इसे हम अल्फाबेट बी या इंटीजर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सॉल्वेंट होता है ये होता है विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, विच इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट। जो एक्सेस में होता है, जो ज्यादा अमाउंट में होता है, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्वेंट के नाम से कहेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फाबेट ए और इंटीजर 1। अल्फाबेट ए या इंटीजर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और जो सॉल्यूशन है उसका शॉर्ट सिंबल हम SOL यूज करते हैं, या सॉल्यूशन के लिए हम कर सकते हैं 1 2 इंटीजर यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट भी हो गया सॉल्यूट भी हो गया, दोनों चीजें होगी तो सॉल्यूशन का फॉर्म है 1 2 या 2 1 भी बना सकते हैं इसका सिंबल। और AB या BA कैन आल्सो यूज्ड एज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर सॉल्यूशन। बट इन जनरल थ्रूआउट द यूनिट वी विल यूज सॉल्यूशन एज SOL सिंबल। तो सॉल्यूशन को हम SOL के नाम से अधिकतर रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट के अंदर। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप की बात करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं? जैसे दो कंपोनेंट है, देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। 3 कंपोनेंट है तो टर्सरी सॉल्यूशन, 4 है तो क्वाड्रेंट सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? देयर आर ओनली 2 कंपोनेंट्स। दो कौन से कंपोनेंट हो? एक तो सॉल्यूट हो उसके अंदर और एक उसके अंदर सॉल्वेंट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट कंपोनेंट इज देयर। फॉर एग्जांपल NaCl सॉल्यूशन। NaCl का जो सॉल्यूशन है उसमें सोडियम क्लोराइड विल एक्ट एज सॉल्यूट एंड वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट। नाउ लेट्स हैव द न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटेड टू दिस टू कंपोनेंट्स इन द वेरी इनिशियल ऑफ द यूनिट। देखो जब सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो सॉल्यूशन बनाने के लिए वी यूज 2 कंपोनेंट्स। दो चीजें हमें कम से कम चाहिए होती हैं। तो थ्रूआउट द यूनिट वी विल डील विद बाइनरी सॉल्यूशन। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अंदर जो सॉल्यूशन दे रखे हैं वो सारे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब एक उसमें सॉल्यूट होगा एक उसमें सॉल्वेंट होगा। तो जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है उनका यहाँ एक एग्जाम्पल बना करके चलते हैं। Suppose these are solvent molecules and the solid molecules are represented by these dot structures. So this is a binary solution or simple a solution. ये एक solution होगा।
इसके अंदर ये डॉट जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो लाइन जो हमें रिप्रेजेंट करी है वो किसको दिखा रही है, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने का काम कर रही है। किसी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट को बताने के अलग अलग तरीके होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है उसको बताने के तरीके अलग अलग होते हैं। डिफरेंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। दैट अमाउंट ऑफ दैट सिचुएशन ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज रेफर्ड एज कंसंट्रेशन। इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन के नाम से। सो कंसंट्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब हो गया अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की जो अमाउंट है प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एक्सप्रेस्ड इन वेरियस फॉर्म रिप्रेजेंट्स कंसंट्रेशन। और इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म इफ यू वांट टू कन्वे अबाउट कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन बहुत शॉर्ट में हमें बताना हो तो कंसंट्रेशन क्या, इट इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट है उसको बताने का तरीका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। नाउ द मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन और टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के कितने टाइप है, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में किन किन तरीकों से बता सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज स्ट्रेंथ। वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, अब देखो जितने भी हम यहाँ कंसंट्रेशन की टाइप करेंगे सब कंसंट्रेशन की टाइप्स के अंदर इन ऑल टाइप ऑफ कंसंट्रेशन द फर्स्ट पोर्शन विल बी रिगार्डिंग सॉल्यूट। क्योंकि शुरू में आपको बता दें सॉल्यूशन चैप्टर हम सॉल्यूशन का कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सॉल्यूशन की बातें चलते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर बात हो रही होगी, सॉल्यूट को लेकर के बात हो रही है। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन जो वर्ड किया है इसमें हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि इसमें हम क्या बता रहे थे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का जिक्र होगा इसके अंदर, सॉल्यूट के बारे में डिस्कशन हो रहा है कंसंट्रेशन टाइप्स के अंदर। तो फर्स्ट जो टाइप है वो हो गया हमारा स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द weight of solute present in 1 liter of solution। अब देखो अगर हमें इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रेंथ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। जो वेट है, वेट का सिंबल हम यूज करेंगे W से, वॉल्यूम का सिंबल हम यूज करेंगे V से, सॉल्यूट को हम यूज करेंगे 2 से, सॉल्वेंट को यूज करेंगे 1 से। तो अब देखो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूट जो है वो किसके रूप में यूज हो रहा है, वेट के रूप में यूज हो रहा है, और ये डिनोमिनेटर के रूप में आ रहा है क्योंकि प्रेजेंट पर लीटर का मतलब क्या होगा, डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लीटर का मतलब क्या हो गया, किसकी यूनिट है, वॉल्यूम। तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो देयरफॉर द स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेंथ बिकम्स वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट पर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या बन जाएगा, राइट W एज वेट सिंबल। वेट का सिंबल हमने क्या बनाया, W, वो हो गया, और सॉलिड का सिंबल क्या है 2, तो राइट 2 एज सब्स्क्रिप्ट नीचे की तरफ में लिखो W के, और उसके बाद क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया V, और सॉल्यूशन के लिए क्या सिंबल यूज करा था, SOL। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेनी है आपको, ऑलवेज इन लीटर। सॉल्यूशन की वॉल्यूम जब भी किसी कंसंट्रेशन टाइप के अंदर, जब भी किसी डेफिनेशन के अंदर आप लोगे, दैट इज ऑलवेज इन लीटर, वो पर लीटर में ही होगी। देयरफॉर दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, मान लीजिए न्यूमेरिकल के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन टू यू इज इन मिलीलीटर, अगर वो मिलीलीटर में हो तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब आपने डेफिनेशन के अनुसार वॉल्यूम लेनी किस में है, लीटर के अंदर, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1000। देयरफॉर नाउ द फार्मूला बिकम, द फार्मूला क्या बन जाएगा, इट विल बी W2 into 1000 ऊपर की तरफ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। सो दिस बिकम्स द फार्मूला फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज
molarity. Second is molarity. Molarity is represented by capital M. कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. So let's start with definition. Definition में आपको बताया था, हर definition के अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आ रहा होगा that will be always for solute. क्योंकि पूरी यूनिटी हमारी solid पर बेस्ड है. May be defined as, it may be defined as क्या होगा इसमें, number of moles of solute, number of moles of solute present अगेन वही बात, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन. जितने भी डेफिनेशन हम कंसंट्रेशन की कर रहे होंगे, जितने भी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन की करोगे, सभी के अंदर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन आएगा. बस एक जगह पर जहां मोलैलिटी की बात कर रहे हैं हम प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हर डेफिनेशन के अंदर तो क्या मिलेगा आपको, प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मिलेगा. लेकिन सिर्फ मोलैलिटी के अंदर प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट हो गया, वॉल्यूम नहीं है, किलोग्राम हो गया, वेट हो गया. सो दैट विल बी द डिफरेंस विद रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड मोलैलिटी. तो मोलैलिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. सो देयरफॉर कैपिटल M इज इक्वल टू क्या हो गया, इट इज नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liters. लीटर के अंदर लेंगे. अब आप देखो यहाँ पर मोल का जो सिंबल होता है, सिंबल यूज्ड फॉर मोल इज स्मॉल n एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट n निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो अगर हम इसको आगे की तरफ में चेंज करके लिखें तो क्या बन जाएगा, मोल्स की जगह क्या सिंबल आ जाएगा, स्मॉल n, सॉलिड की जगह क्या आ जाएगा, 2. तो ये n2 क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लीटर्स. अब देखो, इफ वी वांट टू रिप्लेस दिस n बाय इट्स फार्मूला, n की जगह हम इसका फार्मूला लिखें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको नंबर ऑफ मोल्स तो दिए नहीं होते. इन सर्टेन केसेस देयर में भी, लेकिन अधिकतर न्यूमेरिकल्स के अंदर n2 is not directly given, so you have to calculate. How will you calculate n2? n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो n निकालने का फॉर्मूला, n निकालने का फॉर्मूला क्या है, W by m, weight of solute divided by molecular mass of solid. For example, suppose हमारे को solid के नाम दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, यूरिया एंड सो. तो आपको इनका जो फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले से इनका आपने जोड़ करके जो आप वेट निकालोगे, सोडियम प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इनका वेट जो आप निकालो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. और जो वेट आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है, लाइक फॉर एग्जांपल 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन. तो 4 ग्राम ऑफ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड. अधिकतर न्यूमेरिकल्स के ये भी पहचान मिलेगी आपको उसके अंदर कि सॉल्वेंट विल नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर सॉल्वेंट का नाम नहीं आ रहा है, देन एट दैट कंडीशन यू हैव टू सपोज वाटर एज सॉल्वेंट. वाटर वहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है. फिर न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको W1 और M1 की जरूरत पड़ेगी. W1 का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, M1 का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट. और उस न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्वेंट का नाम नहीं आ रहा होगा, या तो इनडायरेक्टली वर्ड यूज होगा, हाइड्रेट वर्ड यूज हो रहा होगा, एक्वस वर्ड यूज हो रहा होगा, और हो सकता है ये वर्ड यूज ना. इन दैट कंडीशन यू हैव टू यूज वाटर एज सॉल्वेंट. और वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट की बात आ रही है तो दैट विल एक्ट एज सॉल्वेंट. तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होगा, आपको न्यूमेरिकल्स में जिसका नाम आ रहा होगा दैट विल बी एक्टिंग एज सॉल्यूट, और जो नाम नहीं आ रहा है एक्वस वगैरह करके तो वो क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, यानी कि वाटर विल एक्ट एज सॉल्वेंट और देयर. अब N2 का फॉर्मूला क्या हो गया, इट इज W by M. ये नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे थे न्यूमरेटर के अंदर हम, सॉल्यूट के. तो ये वेट और मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का. तो क्या बच जाएगा W2 by M2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. कैसे है, लीटर में, लेकिन सपोज न्यूमेरिकल में आपको जैसा भी बताया 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है, तो कोई बात नहीं, कन्वर्टेड इनटू लीटर्स. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसमें लेना है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन है. अगर आप इसको अरेंज कर दोगे तो फॉर्मूला बिकम्स W2 by M2 into 1000
ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे, इन मिलीलीटर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर, इसका फॉर्मूला हो ये मोलैरिटी का फॉर्मूला। सो मोलैरिटी इज क्या फॉर्मूला, W2 by M2 into 1000 divided by volume of solution in milliliter. Next word, next term of concentration is molality. Now we will go with molality. Third concentration type is molality. Molality, it is represented by small m. Small m से represent करते हैं। The definition is may be defined as number of moles. Number of moles किसके होंगे, solute के होंगे, number of moles of solute divided by और present पर अब यहाँ चेंज है क्योंकि न्यूमरेटर फॉर्म के अंदर इसमें जो वर्ड हमने यूज किए हैं, जो बात हमने यूज की है वो क्या है, सॉल्यूट का मोल, और सॉल्यूट का मोल हमने किस में यूज कर लिया था, मोलैरिटी में यूज किया था। तो अब किस चीज में चेंज आएगा, इसके बाद प्रेजेंट पर वाले फॉर्म में चेंज आएगा, तो बन जाएगा प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ चेंज किस चीज का आ रहा है, एक तो वॉल्यूम की जगह वेट आ गया है और सॉल्यूशन की जगह पर सॉल्वेंट आ गया है। तो डिनोमिनेटर पोर्शन इज चेंज, न्यूमरेटर फॉर्म इज सेम एज दैट ऑफ मोलैरिटी। देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट किसका, सॉल्वेंट 1 और किसमें, इन किलोग्राम। तो W1 क्या हो गया, वेट 1 solvent, that is weight of solvent in kilogram. Now write the formula, therefore m is equal to क्या आ जाएगी, N2 divided by क्या होगा, W1 into that is kilogram। तो इसको अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो क्या बन जाएगा, W2 divided by M2 into, और एक्सपेंड करोगे आप इसको W1 किलोग्राम के बजाय, जैसे वॉल्यूम लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे, ऐसे वेट ऑफ सॉल्वेंट भी ग्राम में अगर दे दिया जाए इंस्टेड ऑफ किलोग्राम, तो क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड बाय 1000, देन द फार्मूला बिकम्स, अभी क्या बन जाएगा, W2 डिवाइडेड बाय M2 into 1000 डिवाइडेड बाय W1 in grams। The basic difference between molarity and molarity formula, molarity और molarity formula किस चीज का फर्क है, molarity का फॉर्मूला क्या था, W2 by M2 into 1000 divided by volume of solution in milliliter, ये फॉर्मूला था। तो ये जो फॉर्मूला हमने बनाया ये मोलैरिटी का था, ये मोलैरिटी डिफरेंस किस चीज को लेकर के है, डिनोमिनेटर टर्म के अंदर मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज हो रहा है। सो नेक्स्ट वर्ड और नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन इज नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी में प्रूव आउट टू बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ी बहुत आपको टफ लग सकती है, थोड़ी लेंथी है नॉर्मैलिटी, और सो फॉर दैट यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। Normality represented by capital N. Definition for it may be defined as number of gram equivalent weight of solute present per liter of the solution. Present पर हमेशा क्या होगा, solution का वॉल्यूम होगा। तो नया पॉइंट क्या है इसके अंदर, we are having this portion। नॉर्मैलिटी में हमारा नया पॉइंट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसके बाद का तो वही है जो मोलैरिटी में यूज किया था या स्ट्रेंथ में यूज किया था। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू, अब n का फॉर्मूला हम बनाएंगे तो इसमें क्या चीज कंसीडर, जैसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लेते थे, इस बार क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। सो राइट इट एज दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट, EQ में शॉर्ट में दिखा हमने इक्विवेलेंट को, और वेट हो गया W2, और लेना किसका है, सॉल्यूट का, तो क्या आ जाएगा W2 वेट बाय, अब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, प्रेजेंट पर लीटर के अंदर लेना। लेट दिस इक्वेशन बी एज नंबर 1। इस इक्वेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम किस चीज की आ रही है, न्यूमरेटर पोर्शन इज मेकिंग टफ, न्यूमरेटर पोर्शन इसका थोड़ा टफ हो गया है, जबकि ये डिनोमिनेटर पोर्शन इसका इजी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में अगर होगा तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, तो बच गया इसका सिर्फ जो पोर्शन टफ बनता है वो क्या है, न्यूमरेटर पोर्शन। तो न्यूमरेटर पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं, ग्राम
इक्विवेलेंट वेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि जो ग्राम वर्ड आपको इसमें दे रखा है शुरू के अंदर वो आपका वेट हो गया, ये हो गया वेट। और किसका चल रहा है सारा पॉइंट, किसका लेके है? सॉलिड का दिया हो गया वेट ऑफ सॉलिड। तो कि केमिस्ट्री की किसी पोर्शन में आपको ग्राम पहले दे रखा है तो ग्राम आपका न्यूमरेटर का काम कर जाएगा, उसके बाद जो वर्ड आ रहा है वो डिनोमिनेटर का काम कर जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बच गया? इक्विवेलेंट वेट of solid divided by this, let this equation be as number 2। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब इस इक्वेशन को हमारे को फर्स्ट इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन डिनोमिनेटर वाज क्लियर, न्यूमरेटर वाज मेकिंग टफ। न्यूमरेटर हमने क्लियर किया तो न्यूमरेटर में ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम को हमने कर दिया न्यूमरेटर की फॉर्म में और बाकी का जो पॉइंट है वो किसमें आ गया? डिनोमिनेटर फॉर्म में। अब इसमें जो पोर्शन समझ में आता है वेट जो होता है वो सॉलिड का न्यूमेरिकल में गिवन होता है। न्यूमेरिकल में अगर गिवन है तो इसके नीचे क्या बच गया? इक्विवेलेंट वेट बच गया। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट? अब ये बच गया इसका ये वाला टफ पोर्शन। तो अब हम किसको समझेंगे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है? इट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे को सॉलिड दे दिया न्यूमेरिकल में सल्फ्यूरिक एसिड को दे दिया, या फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को दे दिया, लाइक दैट। फिर मैं एनी टाइप ऑफ सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो सकता है उसके अंदर, सपोज हमारे को ये दे रखा है तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा या इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी कंपाउंड का अगर आपको निकालना फॉर एसिड एंड बेस वी हैव अदर पॉइंट्स, और अगर आयनिक कंपाउंड आ गए तो उनके लिए हमारा इक्विवेलेंट वेट निकालने का एक अलग मेथड होता है। तो अगर वो एसिड या बेस है तो एसिड बेस के अंदर आपको क्या देखना है? अगर एसिड है तो बेसिसिटी को देखना है, और बेस है तो एसिडिटी को देखना है, और ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। तो जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज एज एन एग्जांपल 98 इज द मॉलिक्यूलर मास। 98 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास है। अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लें तो इसका जो वेट हो जाएगा वो डिवाइडेड बाय जितने इसमें एच आयन है उतनी वैल्यू से इसको डिवाइड करना है आपने। कितने इसमें? 2, तो आप इसको 2 से डिवाइड करें। जब एसिड होती है तो वर्ड हम यहाँ यूज करेंगे बेसिसिटी, बी रिप्रेजेंट्स बेसिसिटी और ए रिप्रेजेंट्स एसिडिटी। और अगर हम मान लीजिए इसकी बात कर रहे हो, ये कंपाउंड दे रखा हो सॉलिड के रूप में, तो यहाँ OHR3, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी? 3 होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो डिवाइडेड बाय 3। और अगर मान लीजिए कोई आयनिक कंपाउंड दे रखा हो, उसमें आयन के फॉर्म में दे रखा हो, जैसे मान लो कॉपर +2 दे रखा हो या जिंक +2 दे रखा हो और मैंगनीज Mn+5 दे रखा हो, तो इनका जो एटॉमिक वेट होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर का एटॉमिक वेट कितना है? 63.5 डिवाइडेड बाय जो इस पे चार्ज आ रहा है, जो इसकी वैलेंसी है उससे आपने डिवाइड करना है, तो ये इस एटम का इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा, इस आयन का इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। ये कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हो गया, और जब आयनिक फॉर्म में दे रखा होता है उसका इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हो गया। तो दोबारा से आपको क्लियर करना, कंपाउंड हमारे पास एसिड या बेस के फॉर्म में है, तो क्या करना है आपने? एसिड बेस के अंदर अगर कोई चीज आ रही है एसिड बेस के फॉर्म में कोई आ रही है तो उसमें आपने देखना है एच आयन कितने हैं या OH आयन कितने हैं, दैट विल बी द वैल्यू फॉर एसिड एंड बेस। एसिड बेस की वैल्यू बन जाए। और अगर आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में दे रखा है या वो आयन दे रखा है तो आप देखो उस मेटल के ऊपर कितना चार्ज है, मेटल पे जो चार्ज है उसका वेट डिवाइडेड बाय उस पर जो वैलेंसी, उस पर जो चार्ज आ रहा है। So this is the method to calculate, इसके लिए तरीका हो गया for calculating equivalent weight। अब आप इस इक्वेशन को मान लो थर्ड इक्वेशन। आफ्टर दैट अब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया, और एसिडिटी और बेसिसिटी भी समझ में आ गया। एसिडिटी किसके लिए वर्ड यूज होगा? एसिडिटी विल बी यूज्ड फॉर बेस, और बेसिसिटी वर्ड जो यूज होगा किसके लिए हो जाएगा? एसिड के लिए। ऐसा क्यों होता है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि हमने उल्टा क्यों बोला इनको, क्योंकि अगर तो बेस कंपाउंड है, जैसे एग्जांपल में हमारे पास में NaOH है, ये बेस है, इस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एसिड की जरूरत पड़ेगी। तो कितने एसिड आयनों की जरूरत पड़ेगी? दैट विल बी एसिडिटी। वो एसिडिटी है तो इसमें कितने OH आयन है? एक OH आयन। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितने H आयन की जरूरत पड़ेगी? एक H आयन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए एसिडिटी कितनी होगी? मोनो एसिडिक। तो ये बन गया हमारा मोनो एसिडिक। ऐसे ही अगर दो हो, जैसे MgOH हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? 2H आयन की जरूरत पड़ेगी। इसको हम बोलेंगे डाई एसिडिक, ये बन जाएगा डाई एसिडिक या बाई एसिडिक। ऐसे ही किसके अंदर आ जाएगा? बेस के अंदर।
अगर हमारे पास एसिड आ रही है तो उसके लिए हमें OH आयन की जरूरत पड़ेगी, तो वर्ड क्या आ जाएगा, बेसिसिटी, डाई बेसिक, मोनो बेसिक। अब न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको बहुत इजी नाम से दे रखा, कई बार एसिड्स का नाम नहीं होगा, यू विल बी गिवन अ कंपाउंड और एन एसिड, मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, इस तरह से आपको वर्ड है। तो जो डाइबेसिक एसिड जो आ रहा है यहाँ पर वर्ड, दैट मीन इट इज इट्स ए और बी वैल्यू, ए या बी की वैल्यू उसमें ये दे रखी है। अब आपको फॉर्मूला डिराइव करना फॉर नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी के फॉर्मूले को बनाना, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, दिस थर्ड इक्वेशन इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, पुट दिस इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो ऐसा हम करेंगे तो दिस इक्वेशन विल बिकम W2 विल बी एज सच, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा M2 by A2, M2 by A और B, इसको अरेंज करेंगे तो A और B ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा W2 into A और B डिवाइडेड बाय में क्या बच गया M2, दैट इज इक्वेशन क्या है, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या बच गया, ये जो इक्वेशन नंबर 4 बनी है, दिस वाज एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 व्हिच वाज एक्सप्लेनेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर जो 4 है वो किसकी इक्वेशन है, 2 की इक्वेशन, और 2 किस में रखेगा हम 1 के अंदर रखेंगे, तो इस जगह पर क्या रखना है हमारे को, इसको रखना था। अब नॉर्मलिटी विल बिकम, तो नॉर्मलिटी का क्या फार्मूला बन जाएगा, तो न्यूमरेटर पोर्शन में क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन नंबर 4 इज W2 into A और B डिवाइडेड बाय M2 डिवाइडेड बाय क्या है इसके अंदर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसीडरिंग इट इन मिलीलीटर। तो क्या करोगे फिर इसको 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, नाउ द इक्वेशन विल कैपिटल N इज इक्वल टू, ये बन गया हमारा W2 into A और B into 1000 आ गया इसका न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया इसके पास, M2 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स, ये बच गया। अगर हम इसको अरेंज करते हैं, अरेंज दिस इक्वेशन, इसको अरेंज करते हैं, देन नॉर्मलिटी फार्मूला बिकम्स W2 into 1000 को आगे की तरफ में लिया, A और B हमने पीछे की तरफ कर दिया, और ये क्या बच गया M2 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब अगर आप इसके अंदर देखो, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है, द पोर्शन ऑफ दिस फार्मूला वाज यूज्ड इन मोलैरिटी, दैट मींस N इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी ऑफ बेसिसिटी। नाउ वी हैव टू फार्मूला, अब हमारे पास ये दो फार्मूले बन गए, एक तो ये हो गया नॉर्मलिटी का फार्मूला, एक तो ये हो गया नॉर्मलिटी, और एक ये हो गया नॉर्मलिटी। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको नॉर्मलिटी भी पूछी हो और मोलैरिटी भी पूछी हो, सो इन दैट न्यूमेरिकल यू फर्स्ट गो थ्रू द कैलकुलेशन मोलैरिटी निकालो, फिर उसके अंदर एसिड या बेस का नाम देखो, उसमें H या OH आयन उनकी वैल्यू को देखो, और सीधा मोलैरिटी की वैल्यू से आप उसको मल्टीप्लाई करो। इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट बी नीडेड टू कैलकुलेट थ्रू दिस फार्मूला। अब वो दो बार कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार मोलैरिटी निकालो, मोलैरिटी की वैल्यू A और B से करो तो आपकी नॉर्मलिटी की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट concentration term is mole fraction. Next is mole fraction. Mole fraction. रिप्रेजेंटेड फ्रैक्शन, कोई भी चीज आएगी तो उसको हमेशा हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल X या स्मॉल x किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया। और ये जो फ्रैक्शन जो होता है, ये फ्रैक्शन सॉल्यूट के लिए भी हो सकता है और सॉल्वेंट के लिए भी होगा। तो अगर हमारे को ये मोल फ्रैक्शन निकालना है फॉर सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, में भी डिफाइंड है, तो हम इसको लिखेंगे x2 करके, x रिप्रेजेंट्स मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके x के नीचे की तरफ में आप 1 या 2 लिख दो, जो हो गया सॉल्यूट, यानी कि अभी बन गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और x1 हो जाए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सो टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट, सॉलिड या सॉल्वेंट में किसी का भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, मे बी डिफाइंड है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जैसे सॉल्यूट का निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय या प्रेजेंट इन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय
टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किससे लिखा है, n से, सॉल्यूट क्या हो गया 2, तो ये बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, n नंबर ऑफ मोल्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का कितना हो गया n1। अगर आप इसको और एक्सपेंड करोगे दैट विल मेक द न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टफ, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टफ हो जाएंगे। तो आप अगर इसको और ज्यादा एक्सपेंड करोगे, इसका फॉर्मूला आप लगा देते हो W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई W2 प्लस W1 डिवाइडेड बाई M1, और ये हो जाएगा M2। अब जो कैलकुलेट करोगे न्यूमरेटर लोगे, फिर इसका एलसीएम वगैरह करके करोगे, इट विल टेक टाइम। तो सबसे शॉर्ट मेथड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का न्यूमेरिकल में सबसे आसान तरीका है कि आप सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करो, इसको और एक्सपेंड मत करो। और इसको यूज करने का तरीका क्या है कि जब भी न्यूमेरिकल में आपको मोल फ्रैक्शन पूछा गया हो, मोल फ्रैक्शन की जब भी बात है तो उस न्यूमेरिकल के अंदर आप ये मेक इट क्लियर कि आपके पास n1 कैलकुलेट करके आ गया हो और n2 भी कैलकुलेट करके आ गया हो, इन दोनों की वैल्यूज आपके पास में आई। अगर नहीं है ये बातें आपके पास में, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है और n1 और n2 दोनों ही क्लियर नहीं है, तो इन दैट कंडीशन आप पहले इनको कैलकुलेट करो अलग से, डू नॉट पुट देयर फॉर्मूला इन दिस फॉर्मूला, अलग से सॉल्व करो आप इसको। ये बन गया n2 का फॉर्मूला बन गया W2 बाई M2, बिल्कुल ऐसे ही किसके लिए हो जाएगा n1 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा W1 बाई M1। तो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स निकालो, और नंबर ऑफ मोल्स जब दोनों के निकल जाए तो फिर आप इस फॉर्मूले में रखो, तो इससे क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप मान लो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकालना, तो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट निकालो तो क्या बन जाएगा n1 बाई n1 प्लस n2, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। अब दोनों ही के अंदर आपकी कैलकुलेशंस बड़ी हो जाएंगी। एक बार आप या तो इस मेथड से, यानी कि या तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालो, उसके बाद में दूसरे का निकालने का तरीका ये होगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट हो या ज्यादा कंपोनेंट हो तो मोल फ्रैक्शन का जोड़ हमेशा 1 होगा। तो दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट एक का आपने निकाल लिया, आपने इस मेथड से निकाला, सबके अलग अलग वैल्यू निकाले और वैल्यू निकालने के बाद रखा इसमें, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड आ गया। तो आपने इस वैल्यू को इसमें रखना है और इसको आप ट्रांसफर करोगे उधर, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस x2, या मान लो आपने x1 निकाल लिया तो क्या बन जाएगा x2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1। तो ये दो पॉइंट आपके काम आएंगे जब भी मोल फ्रैक्शन के बारे में बात की गई है न्यूमेरिकल के अंदर। तो मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने का मेथड आपको फिर से बताता हूं, कैलकुलेट सेपरेटली n1 एंड n2, n1 और n2 को आप अलग से निकाल लो बाय दिस फॉर्मूला। उसके बाद में उन वैल्यूज को आप मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रखो। सपोज n2 की वैल्यू है 3 और n1 की वैल्यू है 2, तो आप इसमें क्या करोगे, n2 कितना आ जाएगा ऊपर 3, नीचे क्या होगा 3 प्लस 2, तो ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 5। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और अगर आप पूरा करके चलोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, इट विल कंज्यूम द टाइम। उसके बाद में फिर आपने मान लो x1 निकालना है, तो x1 निकालने के लिए अब आपको ये वैल्यूज में रखने की जरूरत नहीं, ये जो आपका आंसर है सीधा इसमें रख दो या इसमें रख दो, आपके पास दूसरे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट इज आफ्टर मोल फ्रैक्शन वी हैव वेट फ्रैक्शन। वेट या मास फ्रैक्शन, वेट और मास फ्रैक्शन। अगेन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कोई चीज आती है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे x से, और फ्रैक्शन अभी पता है सॉलिड की भी हो सकती है और सॉल्वेंट की भी हो सकती है। तो आपने x किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, सपोज आपने x2 किसका सॉलिड का निकालना है, तो ये क्या हो गया वेट। इस पर आपका मोल नहीं है, तो मोल होता है तो हम लिखते थे मोल ऑफ किसका निकालना है सॉलिड, तो सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल। अब क्या निकाल रहे हैं, किसका वेट किसका फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मास का फ्रैक्शन निकालते हैं, क्या बन जाएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। इनमें आपको कुछ एक्सपेंड करने की जरूरत है, डायरेक्ट इनकी वैल्यू लिखनी है और वैल्यू करने से आपको आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर आप x1 को निकालो इसी फॉर्मूले की हेल्प से, तो ये बन जाएगा x w1 बाई w1 प्लस w2, ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया।
या फिर जैसे मोल फ्रैक्शन हमने शॉर्ट में सिंबल निकाला था, शॉर्ट फॉर्मूला x1 + x2 = 1। मोल फ्रैक्शन हमेशा हर चीज के अंदर किसी भी बात, किसी टॉपिक के बाद मोल फ्रैक्शन हर कंपोनेंट का जब जोड़ देंगे वो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, चाहे वो मोल फ्रैक्शन की बात हो या वेट फ्रैक्शन के बारे में बात आए। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस रिगार्ड इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। सपोज एक न्यूमेरिकल है, उसमें क्या रखा है 25% बाय मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। बस आपके पास एक परसेंटेज का पॉइंट दे रखा हो तो आपने एक और साथ में वर्ड पे ध्यान देना है कि परसेंटेज के आगे या परसेंटेज वर्ड से पहले बाय मास दे रखा है, बाय वॉल्यूम दे रखा है। इस मास की जगह वॉल्यूम वर्ड भी यूज हो सकता है और इन दोनों की जगह W/W भी यूज हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि W/वॉल्यूम करके दिया हो। सो व्हाट डज दिस परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वॉल्यूम या परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/वॉल्यूम, व्हाट डज दीस वर्ड्स मीन, दैट वी विल डिस्कस इन परसेंटेज कंपोजिशन। यही बातें हमें इस परसेंटेज कंपोजिशन में सीखनी है कि न्यूमेरिकल में परसेंटेज करके कोई वर्ड दे रखा है, हाउ विल यू सॉल्व दैट पोर्शन। सपोज हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो x करके दी हुई है, x परसेंटेज करके। सो एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज, परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के वी हैव 3 मेथड्स, 3 तरीके। x% बाय मास या बाय वेट, और दूसरा है x% बाय वॉल्यूम लाइक दैट, या x% बाय वेट और x% बाय मास बाय वॉल्यूम लाइक दैट। These are the different methods। ये अलग अलग करके आपको पॉइंट दिया हो, तो जब भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको परसेंटेज का पॉइंट दे दिया हो, whenever you are solving such numerical which involves percentage description, तो जब भी परसेंटेज की बात आ गई तो परसेंटेज आते ही आपने क्या करना है, you have to get the meaning of this x%, इसका मीनिंग निकालना है। और मीनिंग क्या होगा इसका, वो आप कैसे सॉल्व करोगे, दैट विल बी, सपोज न्यूमेरिकल में आपको दे रखा 17% बाय मास, so you are to do 17% बाय मास ऑफ, या तो सॉल्यूट का नाम आ रहा होगा या सॉल्यूट क्या रखा होगा, ऑफ सॉल्यूट मीन्स, इसका मीनिंग निकालना है। इट हैज सम इंडिकेशंस, इसके अंदर कुछ आंसर दबे हुए हैं, विदाउट देयर इंटरफेरेंस जब तक आप इनके मीनिंग को नहीं निकाल लोगे यू कैन नॉट प्रोसीड विद द आंसर। तो पहले आप परसेंटेज का पॉइंट आते हैं, परसेंटेज को एक्सपेंड करो, उसमें क्या क्या आंसर दबे हैं वो निकालो, और वो क्या हो गया। अब देखो बाय वेट दे रखा है, तो परसेंटेज मैंने आपको बताया सारा चैप्टर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस पर बेस्ड है, सॉलिड पर बेस्ड है। तो जो परसेंटेज दे रखी है आपको वो भी सॉलिड के लिए दे रखी है, तो सॉलिड क्या होगा उसमें 17, लेकिन 17 क्या है, सॉलिड का वेट है या वॉल्यूम है, वो आगे लिखा हुआ बाय मास। तो दैट मींस व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका मीनिंग हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट। और वेट ऑफ सॉल्यूट को आप दिखाते कैसे अपने फॉर्मूले W से, तो ये बन गया W2 इज इक्वल टू जो भी परसेंटेज आपको दे रखी है 17 दे रखी है, ये बन जाएगा 17 ग्राम। अब बन जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट कितना होगा। अब देखो परसेंटेज दे रखा आपको 100, तो इसका मतलब दोनों की जो वेट है वो कितना 100, तो इसका मतलब क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और वेट ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे लिखोगे, W1 + W2 = 100 ग्राम। अब क्या बच गया हमारे पास, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट मींस W1। वो कैसे निकालोगे, दोनों का वेट कितना है 100, उसमें से एक आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो दैट विल बी वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का है। सो ये परसेंटेज के अंदर ये 3 आंसर लगे हुए होते हैं, 3 आंसर दबे हुए होते हैं।
उन आंसर्स को हमें निकालना है। W1 आ गया, W2 आ गया, और W1 W2 की जरूरत हमारे को पीछे जो कंसंट्रेशन टाइप की थी उनमें जरूरत पड़ती है। तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ ना कुछ मोलैलिटी जैसी चीजें जरूर पूछी हुई होगी जिनके अंदर इनका यूज होता है। सो दैट वाज अबाउट परसेंटेज, पहला पॉइंट है परसेंटेज के फर्स्ट पॉइंट पर। अब अगर आपको मान लिया जाए परसेंटेज बाय मास की वजह बोल दिया जाए वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बोल दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, वेट हट जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम, यहाँ भी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब आ गया तो क्या बन जाएगा V2, ये क्या बन जाएगा V1 प्लस V2, ये क्या बन जाएगा V1, और ग्राम किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मिलीलीटर, मिलीलीटर एंड मिलीलीटर। इन केस ऑफ वाटर, जब वाटर की बात हो रही हो तो वाटर के लिए आपने ये पॉइंट जरूर याद रखना, फॉर वाटर वॉल्यूम इज इक्वल टू इट्स W1 फॉर वाटर। ये वाटर के लिए बात हो रही है। कुछ न्यूमेरिकल्स की कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आपको वॉल्यूम मिलेगा, आप न्यूमेरिकल को पढ़ोगे, पढ़ने पर आपको पता चलेगा इसमें वाटर का तो वेट दे नहीं रखा, वाटर का वेट नहीं दे रखा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे केस में आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगी वाटर की वॉल्यूम ही उसका वेट का काम करेगी, बिकॉज वाटर की जो डेंसिटी है 1 ग्राम बाई पर सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1/1 होता है, इसलिए वॉल्यूम उसके वेट के बराबर होती है, इसलिए ये याद रखना आपको उसके अंदर। सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या था, x बाई W करके वेट बाय वेट करके दिया। तो वेट बाय वेट का मतलब हो गया कि जो सॉल्यूट है वो भी वेट में है और जो सॉल्वेंट है वो भी वेट में, मतलब ग्राम में है। तो अगर आपको ये वर्ड ना यूज करके दे रहे क्वेश्चन में ये लिख दिया हो आपको, सो दैट मींस नाउ ऑल दीस थिंग्स दे विल बी चेंज टू, ये सारी चीजें इसमें वेट में बदल जाएंगे, सब चीजें वेट में बदल जाएंगी। और अगर दे दिया वेट बाय वॉल्यूम करके दे दिया हम फोर्थ मेथड में से, तो सॉल्यूट तो आपका होगा वेट के अंदर और सॉल्वेंट किसमें बदल जाएगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट किसमें बदल जाएगा, मैक्सिमम सॉल्वेंट तो बदल जाएगा आपका वेट के वॉल्यूम के अंदर, और जो सॉल्यूशन है वो वेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉल्वेंट जो है वो काम करेगा लिक्विड के अंदर और सॉल्यूशन में एक्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ न्यूमेरिकल, यू मे टेक द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और इन ग्राम्स। न्यूमेरिकल की कंडीशन का आपसे जैसा टॉपिक पूछा, जैसे न्यूमेरिकल पूछा उसके अनुसार जब ये जब आपको पॉइंट दे रखा हो, मास और वॉल्यूम दे रखा हो, तो ऐसे में आपका एक पॉइंट तो होगा फिक्स और वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद जो 2 पॉइंट है वो आप न्यूमेरिकल के अनुसार चेंज करके उसको मिलीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज डेंसिटी। लास्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्व करने के लिए डेंसिटी। डेंसिटी का जो पॉइंट है न्यूमेरिकल में 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मान लो ये सल्फ्यूरिक एसिड की आपको डेंसिटी न्यूमेरिकल में दी गई है, या कोई भी कंपाउंड उसकी डेंसिटी कुछ करके दी है, यू हैव टू एक्सपेंड दिस डेंसिटी आल्सो। इस डेंसिटी को भी आपने, अगर न्यूमेरिकल का आपने पढ़ा, पहले आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, परसेंटेज आ गया तो परसेंटेज वर्ड आते ही उसको एक्सपेंड करना है, खोलना, उसके 3 आंसर आ जाएंगे। वो जो 3 आंसर आएंगे वो इसमें डेंसिटी को सोल्व करने के काम आएंगे। कैसे काम आएंगे देखो, फॉर डेंसिटी वी नो द फॉर्मूला इज वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था। और डेंसिटी जो होगी आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन की दी हुई होगी, और अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है तो मास भी सॉल्यूशन का होगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन की यूज करनी है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, न्यूमेरिकल को पढ़ने पर क्लियर देखना है डेंसिटी किसी इन 98% न्यूमेरिकल, 98% न्यूमेरिकल के अंदर डेंसिटी जो है वो आपको सॉल्यूशन की दे रखी है, लेकिन कुछ टफ न्यूमेरिकल्स के अंदर डेंसिटी जो है वो सॉल्वेंट की दी हुई होती है। तो आपको ये देखना है कि वो डेंसिटी आप किसके लिए सोल्व करो, तो वैसे फार्मूला कन्वर्ट करना है इसको। अब हम बात करें सॉल्यूशन को लेकर, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आप देखो जो हम परसेंटेज से जो मीनिंग निकाल रहे, अगर वेट में था तो वेट W1 W2, परसेंटेज से W2 तो पक्का पता चलता है, तो W2 ये हो गया। डेंसिटी आपको न्यूमेरिकल में दे रखी है, और जो वॉल्यूम है तो सेकंड पॉइंट के बाद जो थर्ड पॉइंट आता है उसमें लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, तो वॉल्यूम आप क्या मान लोगा 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 मिलीलीटर। तो ये दे रखा आपको न्यूमेरिकल में डेंसिटी, ये वैल्यू आपने परसेंटेज से निकाली 100 हो गया ये, और इन दोनों में से एक पॉइंट परसेंटेज के नाम से था, तो आपके पास एक पॉइंट बच जाएगा इनमें से, वो आप क्रॉस करके कैलकुलेट करके निकालो। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर जब आपको डेंसिटी दी हुई हो, परसेंटेज दिया हो, एंड इन दैट कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट मोलैलिटी। ये मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ये मोलैलिटी कैलकुलेशन के लिए होते हैं, जिनके अंदर डेंसिटी और परसेंटेज दोनों का ही कंपोजिशन का जिक्र कर रखा हो। I hope now you would be able to solve the numericals of your first exercise. In case any difficulty, we'll have the problems.